हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर ऊर्जा और जानेंगे ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति एवं संपूर्ण चीजें डिटेल में जानेंगे कुछ फैक्ट के साथ जो परीक्षा की दृष्टि में पूछे जाते हैं। इससे पहले के टॉपिक अगर देखे जाए तो मैंने आपको हिमालय, नदियाँ, पठार, दर्रे ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ये सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। ऊर्जा हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्जा होती क्या है। देखिए, तो कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक देख लीजिए क्या होता है। इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल कहते हैं इसको। और ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कि आखिर ऊर्जा स्रोतों को किन आधार पर बांटा गया है। तो अगर हम लोग इसके बंटवारे को देखें तो देखिए, इसको बांटने की बात अगर हम करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम यूज यानी इस्तेमाल के आधार पर बात करें, यूज के आधार पर यानी इस्तेमाल के आधार पर, तो देखिए इसको परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, और अगर हम, ये तो हमारा उपयोग के आधार पर हो गया। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो देखिए इसको बांटा जा सकता है। देखिए, एक तो हमारा हो जाएगा रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल या गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अगर हम इसके डिवीजन को देखें कि इनको किस आधार पर बांटा जाता है, तो देखिए अगर उपयोग के आधार पर देखा जाए तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बांटा जा सकता है। और अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बांटा जा सकता है। आइए अब देखते हैं, इन एक एक के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्रोत किसमें आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, ये सब ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज के आधार पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्स या परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो देखिए, अगर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में हम बात करें तो ऐसे स्रोत जो परंपरागत तरीके से यानी पिछले कई सालों से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं, जिनका ज्यादा उपयोग हो रहा है, जो उपयोग करने की परंपरा में ही आ गए हैं, उनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर उदाहरण के रूप में हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को देखें तो इसके देखिए कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहले है कोल, फिर ऑयल हो गया, फिर नेचुरल गैस, फिर न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। देखिए,
ये सारे वो सारी चीजें हैं जो परंपरागत तौर से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कोयला है, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई और पारमाणविक ऊर्जा हो गई। आजकल हम देखते हैं कि इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल होता है हमें विद्युत उत्पादन या ऊर्जा के इस्तेमाल में। जैसे मान लीजिए विद्युत के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर इंडिया में बात करें तो लगभग 60-65% तो कोयले से या थर्मल एनर्जी उत्पादित होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई कन्वेंशनल रिसोर्स की। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स की। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स की, नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत स्रोतों की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। अगर गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो देखिए इसमें आपका आएगा सबसे पहले, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हमारा बायोगैस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब उदाहरण हैं हमारे गैर परंपरागत स्रोतों के, यानी ऐसे स्रोत ऊर्जा के जिनसे हम ऊर्जा ले तो रहे हैं। आपको पता होगा कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो मिटाई जा सकती है, तो हम लोग अन्य चीजों से ऊर्जा लेते हैं, सिर्फ उसका रूपांतरण कर देते हैं। तो ऐसे स्रोतों से हम ऊर्जा ले रहे हैं जो परंपरा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं। और वो हमारे उदाहरण के रूप में बायोगैस, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हो गए। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हम लोगों ने बात की कि उपयोग के आधार पर, जैसे कौन से अगर परंपरा के आधार पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो परंपरागत स्रोत, और अगर वो परंपरा में इस्तेमाल करने में नहीं है तो गैर परंपरागत स्रोत। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, देखेंगे कि नवकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात करें या इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो इसमें देख लेते हैं। ये ऐसे स्रोतों को कहा जाता है जो समय के साथ जो अपना भंडारण है उसको दोबारा से पुनः ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा की बात करें, अगर विंड एनर्जी की, तो देखिए विंड कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर सूर्य की बात करें या सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी भी अपने आप को पुनः ऊर्जा के रूप में वापस ले आती है, रिन्यूएबल है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका भंडारण खत्म नहीं होगा और यह प्रकृति को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो ऐसे स्रोतों को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत करते हैं, मतलब वो समय के साथ दोबारा से फिर नए हो जाते हैं। तो अगर इनकी उदाहरण की बात की जाए तो देखिए उदाहरण में सोलर एनर्जी आएगा। अगर बात करें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और ओशियनिक एनर्जी। देखिए इस ऊर्जा में क्या होता है कि जो समुद्र का तापमान है उसके तापमान को इस्तेमाल करके, जैसे आप गीजर्स वगैरह देखते होंगे, तो गर्म पानी के स्रोतों से या समंदर से उस पानी को जो थोड़ा सा गर्म है उसको लेकर उससे ऊर्जा निकाली जाती है। हालांकि ये ऊर्जा बहुत बहुत कम होती है और इसका आम प्रचलन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रो पावर, बायोमास, ये सारी कुछ एनर्जी के उदाहरण हैं जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए इस समय अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो हर एक देश रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन देखें
तो ये वो सारी चीजें हैं जो वातावरण को बिल्कुल भी 1% भी क्षति नहीं पहुंचाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कारगर है अगर हमें अपने पृथ्वी को, वायुमंडल को ग्रीन हाउस गैसेस से बचाना है। तो आइए एक बार हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो देखिए, अगर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे स्रोत जो समय के साथ डिप्लीट हो जाएंगे या समय के साथ खत्म हो जाएंगे, अगर उनका लगातार निरंतर हम लोग उपयोग करते रहे, यह हम यूं समझ सकते हैं कि हमारे उपयोग करने की रफ्तार उनके पुनः बनने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है, इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम कोयले को ले लेते हैं, देखिए कोयला है तो इसको बनने में लाखों साल लगेंगे, मगर उपयोग में ये कुछ सदियों में खत्म हो जाएगा, कुछ सदी लगेंगे, मतलब ये कुछ सदियों में खत्म हो जाएगा और इसको बनने में लाखों साल लगेंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यह खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो दोबारा से नए नहीं हो सकते उनको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं। और इनकी अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कोयला, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा कच्चा तेल। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अगर वक्त के साथ खत्म नहीं किए, अगर वक्त के साथ इनका रोक नहीं लगाया गया तो ये आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा को किन आधार पर विभाजित किया गया है, और हर एक विभाजन को हमने उदाहरण के साथ जाना। अब हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हम लोग देखेंगे कि भारत के ऊर्जा प्रोडक्शन में, या ऊर्जा मैंने आपको बताया प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, रूपांतरण किया जा सकता है। तो भारत में जो ऊर्जा रूपांतरित की जाती है उसमें किसका कितना प्रतिशत का शेयर है, और साथ में हम भारत के लक्ष्यों को भी जानेंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। और ये जो चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग बात करें भारत में ऊर्जा क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों के बारे में, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो कोयले से 64% ऊर्जा उत्पादित की जाती है भारत में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा आता है हाइड्रो पावर या जल ऊर्जा। तो इससे अगर हम लोग बात करें तो लगभग 22% उत्पादन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गैस से, तो देखिए गैस से अगर विद्युत का उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 7.2% आता है। और उसके बाद अगर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये तकरीबन 3% आता है। और अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो बची चीजें अन्य स्रोतों के आधार पर आती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भारत में ये जो आपको मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली इनका प्रतिशत पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत है। तो अगर कोयले से बात करें तो 64%। कोयला अगर थर्मल ऊर्जा इसको कहते हैं, थर्मल एनर्जी, यानी कोयले से अगर बात करें विद्युत उत्पादन में तो 64%। जब थर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर की बात करें तो 22%। गैस से अगर उत्पादन की बात करें तो 7.2% कुल ऊर्जा का। और नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो 3% नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग विद्युत उत्पादित करते हैं। अगर इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, अगर हम इसमें गैस की नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो देखिए भारत में कुल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं।
जिनसे नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, भारत की कुल ऊर्जा में भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का 24% है। मतलब जो अगर टोटल एनर्जी उसमें 24% हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित करते हैं। अब यहीं पर हम लोग लक्ष्य देख लेते हैं। भारत ने देखिए रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा है, जिसे वह 2022 तक पूरा करना चाहता है। और देखिए, इसमें लगभग 95 गीगावाट हासिल किया जा चुका है। और एक चीज और देख लेते हैं इसमें, इस 175 कुल में 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी है, 15 गीगावाट विंड एनर्जी है और 60 गीगावाट हाइड्रो पावर से उत्पादित करना चाहता है भारत। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना ऊर्जा क्षेत्रों में ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ऊर्जा का विभाजन किस प्रकार से होता है। उसके बाद उदाहरण के साथ हर एक विभाजन को हमने देखा। उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि कितना प्रतिशत भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में किन क्षेत्रों का कितना योगदान है। अगली क्लास में हम लोग एक क्लास देखेंगे। एक क्लास में हम लोग इसके जो 22 रिएक्टर्स मैंने आपको न्यूक्लियर ऊर्जा पर बताए हैं और कोल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के लिहाज से, जैसे आपका कोयले से उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर न्यूक्लियर पावर देखा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में ये पूछ लेता है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है। और कोयले के आधारित हम लोग जानेंगे कि कोयले की कौन कौन सी वैरायटी होती है। उसके बाद हम लोग खनिज क्षेत्र में जाएंगे और जानेंगे कि खनिजों में लौहिक खनिज और अलौह खनिज कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।